नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी बॉडी को चार्ज कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है और फिर कूलम्ब्स लॉ क्या है और उससे कंसर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये तमाम डिस्कशन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आज कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल के रणनीति के बारे में बताएंगे कि कूलम्ब्स लॉ के सवाल को कैसे बनाया जाए और सवाल भी करवाएंगे। तो पहले ये देखिए, मैंने 4 बॉक्स बनाया है, 1 2 3 4। ये कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है जिसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। पहली बॉक्स में कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला को हमने पुटअप किया है। ये हवा के लिए फोर्स का फॉर्मूला जो मैं पिछले एक वीडियो में दिया था कूलम्ब्स लॉ में, और ये मीडियम के लिए है। आप इसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 रख देंगे क्योंकि वो होता ही हवा और वैक्यूम के लिए उसकी वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूला आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला से हम लोग रिलेट करके कूलम्ब्स लॉ के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। अब एक बात और, कूलम्ब्स नॉट ओनली कूलम्ब्स लॉ बल्कि इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में जिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हो सवाल बनाने में, उस फार्मूला में कंसर्न जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सभी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। या तो सारा एसआई सिस्टम में हो या सारा फिजिकल क्वांटिटी फिर आपको सीजीएस सिस्टम में हो, दोनों में से कोई एक बात। इसलिए मान लो इसमें चार्ज है, डिस्टेंस है और फोर्स है, तो या तो ये चार्ज, डिस्टेंस, फोर्स तीनों को एक सिस्टम में रखिए एसआई में, या फिर तीनों को सीजीएस में रखिए। इसलिए एसआई सिस्टम में कौन क्या है मैंने इस बॉक्स में लिख दिया और सीजीएस में ये लिखा। एसआई में चार्ज का कूलम, आर का मीटर, फोर्स का होता है न्यूटन, सीजीएस में क्यू का स्टेट कूलम, आर का ये सेंटीमीटर और फोर्स का डायन होता है। तो अगर इसमें से कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में हो और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी दूसरे सिस्टम में हो, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। और इस कन्वर्जन के लिए मैंने यहां पर यह बॉक्स बना दिया कि अगर आपको कूलम को स्टेट सीजीएस में बदलना है, मतलब स्टेट कूलम में, तो 1 कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आप जानते ही हो, 1 न्यूटन बराबर 10 के बराबर 5 डाइन। यहां से इस टेबल से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कूलम्ब्स एक बड़ा सा यूनिट है, कूलम एक बड़ा यूनिट है, इसलिए जनरली चार्ज जो दिया रहता है वो समथिंग कूलम नहीं दिया रहता है। बेसिकली चार्ज जो दिया रहता है वो माइक्रो में रहता है, मिली में रहता है। इसलिए आपको यह भी जानना आवश्यक है कि 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर -9 कूलम एंड 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर -12 कूलम। तो ये आपको कन्वर्जन हो गया। छोटे यूनिट से हम लोग कूलम के रूप में कैसे रिप्लेस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ये टेबल उसके बारे में बता रहा है। ये कन्वर्जन हो गया और ये फॉर्मूला हो गया, ये यूनिट्स सीजीएस और एसआई यूनिट। तो ये 4 टेबल दिमाग में रखेंगे तो कूलम्ब्स लॉ के सवाल हमको बन जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ के सवाल को बनाने के लिए और उसे कंफर्ट बनाने के लिए हमने इसको 5 टाइप्स में विभक्त किया है, डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है problem based on
सिंपल application of फॉर्मूला। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन फर्स्ट, टू पॉइंट charges having magnitude 10 microcoulomb and 20 microcoulomb respectively kept at a separation (3 meters) from each other in air. Then find the magnitude of force acting between the। एक सवाल हमने लिया, 2 point charges having magnitude 10 microcoulomb and 20 microcoulomb respectively kept at a separation 3 meters from each other in air, then find the magnitude of force acting between them। तो मैंने पहले कहा कि देखिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए मालूम। अब देखिए अगर आपको माइक्रो को कूलम में बदलने नहीं आता तो आप यहां फंस जाते सवाल में, इसलिए इसमें भी माइक्रो लिखा हुआ है, इसमें भी माइक्रो लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। तो हम पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे इससे, और डेटा कलेक्ट करने के बाद फार्मूला को पुटअप करेंगे, और फार्मूला पुटअप करने के बाद तो सिंपल कैलकुलेशन बच जाता है। तो सॉल्यूशन, 1 कूलम Q1 इज इक्वल टू आपके पास है 10 माइक्रो कूलम, जिसको हम बदल कर रख देंगे 10 के पावर -3 कूलम। फिर Q2 इज इक्वल टू है 20 माइक्रो कूलम, जिसको हम बदल के रख देंगे, सॉरी यहां पर 10 भी होगा, इंटू 10 के पावर 20 गुणे 10 के पावर -6 कूलम ऐसा। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये देखिए 3 मीटर। अब हमको फॉर्मूला लिखना होगा, F इज इक्वल टू, हवा में है चूंकि कहा गया है एयर में, तो हवा वाला फॉर्मूला लिखेंगे आप 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये देखिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, F A इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 के जगह पर 10 गुणे 10 के पावर -3 और Q2 के जगह पर 20 गुणे 10 के पावर -3 अपाउन R 3 मीटर। इसमें सबको हमने SI में रखा है, चूंकि SI में कूलम यूनिट होता ही है, और R जो है वो ऑलरेडी SI में दिया हुआ है मीटर में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप स्क्वायर लिख देंगे, चूंकि R स्क्वायर था फॉर्मूला में। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, और 3 और 3 6, सॉरी माइक्रो था इसलिए -6 होगा ऐसा।
और यहाँ भी -6 होगा। तो 6 और 6 12 में से 9 चला गया, 3 बच गया और 2 और भी चला गया, -1 बच गया। यानी ये हो गया 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन, जिसको आप लिख सकते हैं ऐसे 0.2 न्यूटन। आंसर। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट था। फॉर्मूला पर सबको पुटअप कर दिया और सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमने उसको फाइनल रिजल्ट लिख दिया। दूसरा सवाल देखते हैं। Second question. In the above question, if the two charges kept at a separation (3 meter) from each other in medium of relative permittivity epsilon r is equal to 2, then find the magnitude of force acting between them। इस बार और पिछले बार के सवाल में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पिछले सवाल में हमने जो सवाल दिया था सारा डेटा उसी को यूज कर रहे हैं, पर पिछले सवाल में हम एयर में रखे थे 2 चार्ज को और इस बार किसी खास मीडियम में रखे हैं जिसकी परमिटिविटी हमें गिवन है 2। और तब सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम बॉक्स में जो लिखे थे अभी फॉर्मूला मीडियम वाला उसका इस्तेमाल कर देंगे। तो वो मीडियम वाला फॉर्मूला क्या था, FM इज इक्वल टू FA बटा में एप्सिलॉन r। लेकिन हवा में तो हम पहले ऊपर में निकाल चुके, जो आया कितना 0.2 और एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना 2, बराबर क्या होगा 0.1 न्यूटन। दैट्स योर आंसर। तो सिंपल इससे बन गया। हालांकि आप चाहते तो इसी सवाल को ऐसे भी बना सकते थे और मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन ये आसान है तो आप इसको ऐसे बनाते 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मतलब 10 × 10 के पावर -6, Q2 का मतलब 20 × 10 के पावर -6 अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर आप देखेंगे अब बटा में एप्सिलॉन r, ये जिसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9, 10 × 10 के पावर -6, 20 × 10 के पावर -6 अपॉन 3 का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन r का वैल्यू 2। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा एयर वाला बात है, जो आएगा 0.2 बटा 2। तो फिर से अगर आप बनाएंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 ही आएगा। ये थोड़ा लंबा होगा, ये थोड़ा आसान होगा, इसलिए हम कहेंगे कि आप इसे ही प्रेफर करें तो बेहतर है।
चलिए ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था। अब हम तीसरा सवाल आपके सामने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। थोड़ा सा तीसरा सवाल में डेटा कलेक्ट करना थोड़ा टिपिकल होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड सवाल। तो कैसे, देखिए। फाइंड द मिनिमम फोर्स acting between 2 point charges kept at a separation 3 meter from each other. In air. Find the minimum force acting between 2 point charges kept at a separation 3 meter from each other in air. अब कहता है इस बार फोर्स पता तो कीजिए, लेकिन मिनिमम फोर्स पता कीजिए। आर आपके पास दिया हुआ है, Q1 मालूम नहीं, Q2 पता नहीं चल रहा है, आर हाँ 3 मीटर है। अगर बच्चों Q1 और Q2 मिल जाए तो हम लोग का सवाल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला के नाम पर यही तो है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो R तो मालूम ही है, Q1 Q2 मालूम नहीं। इस डेटा में देखिए कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो ये डेटा गिवन तो नहीं है पर हिडन जरूर है, मतलब छुपा हुआ है। ये गिवन नहीं है पर छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? आप इस फॉर्मूला को देखिए, इस फोर्स को मिनिमम होना है। ये फोर्स कब मिनिमम होगा? जब ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट मिनिमम होगा। और ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट मिनिमम कितना होगा? ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा? वो तब होगा जब ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कितना होगा, कम से कम कितना होगा? ये सवाल का हम कैसे ढूंढेंगे? ये सवाल का जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपसे एक छोटा सा सवाल किया जाए कि आपके पास मिनिमम पैसा कितना हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब अभी के माहौल में सिर्फ 1 रुपया हो सकता है। क्योंकि पहले कभी 50 पैसा भी चलता था, 25 पैसा भी चलता था, 10 पैसा भी चलता था, 5 पैसा भी चलता था, अलग मैटर। आज तो 1 रुपया से कम नहीं चलता है। इसका मतलब है कम से कम 1 रुपया होगा। वैसे ही किसी बड़ी के पास जो चार्ज डेवलप होगा वो मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितनी होगी, यह जानना आवश्यक है। तो हम आपको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बताया, चार्ज के 4 प्रॉपर्टी बताया था, याद भी कर लेते हैं। एडिटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, ये 4 प्रॉपर्टी में बताया। तो इसमें क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में हमने बताया Q = ±NE, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। इस प्रॉपर्टी में हमने कहा किसी भी बॉडी पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही चार्ज दिया जा सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। इसलिए किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो कितना होगा? किसी बॉडी पर चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब इसका ही दुगना हो गया।
इसका 3 टाइम्स हो सकता है, इसका 4 टाइम्स हो सकता है, पर इस सभी में सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है? यही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से तो कम इलेक्ट्रॉन आप निकाल भी नहीं सकते। इसलिए यहां पर मिनिमम फोर्स कह करके आपको यह अलाउ किया है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज डेवलप होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वही आप ले लीजिए, क्योंकि उससे कम चार्ज किसी बॉडी को आप नहीं दे सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिपॉजिट चार्ज मिनिमम टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, है कि नहीं? तो उससे कम तो कर नहीं सकते आप। इसलिए इसकी वैल्यू आपको पता चल गया कितना, ये। फिर Q2 का वैल्यू ये भी मिनिमम लेगा, ये भी मिनिमम लेगा, इसकी वैल्यू भी इतनी। तो इससे कम चार्ज हम नहीं किसी बॉडी को दे सकते हैं, या इससे कम चार्ज इस नेचर में नहीं हो सकता है। तो अब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे यहां पर। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, मेन समझने वाला बात यही था जिसको हमने आपको कन्विंस किया। ऐसा अब बटा 3 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इससे, 16 को 16 से गुना कर देंगे, 2.56 हो जाएगा, 19 और 19 38 हो जाएगा, और 38 में से आपका 9 चला गया तो 10 के पावर -29 न्यूटन हो गया ये आंसर। तो ये सब तो खैर कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा इशू इसमें ये था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिमम फोर्स, जिसके वजह से ये चार्ज हमें पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का 4th नंबर सवाल। ये 4, चौथा सवाल हम मैक्सिमम फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हाउ कैन you divide capital Q charge into two parts such that force between them is maximum। पिछले सवाल में हमने मिनिमम शब्द का इस्तेमाल किया था और इस सवाल में हम मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस बार कैपिटल क्यू चार्ज को 2 भागों में इस तरह से बांटें, इस तरह से डिवाइड करें, इस तरह से बर्फरकेट करें ताकि उसके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाए। मान लिया आपके पास 20 कूलम का चार्ज है, या मान लीजिए आपके पास 100 कूलम का चार्ज है, तो आपको 2 भागों में उसके बांटना है। अब आप 2 पार्ट्स में जो बांटेंगे वो कैसा होगा, 25 75 30 70, यही हमको जज करना है, यही हमको आज पता लगाना है कि वो 2 भाग में जो सब डिवाइड करेंगे वो कैसा डिवाइड करें ताकि उसके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। तो ये सवाल बच्चों मैक्सिमा मिनिमा के पास चला जाता है। इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं। मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस का एक एप्लीकेशन है
ये आपको मैथ में पढ़ना है, आप जानते ही हैं। ऐसे हम 11th की क्लास में इसे बताते भी हैं कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, लेकिन यह है कैलकुलस का पार्ट, मैथमेटिक्स के पार्ट, मैथ्स का टूल्स है। डिफरेंशिएशन का दो एप्लीकेशन होता है, एक स्लोप पता लगाना और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा पता करना। किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यह पता लगाने का काम डिफरेंशिएशन ही करता है, और किसी कर्व का स्लोप कितना होगा यह भी पता लगाने का काम डिफरेंशिएशन ही करता है। तो ये डिफरेंशिएशन का दो एप्लीकेशन है, तो उसमें से मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन आज हम करेंगे इस सवाल में। कैसे लिखेंगे? लेट वन चार्ज इज अ स्मॉल क्यू, इसमें से एक चार्ज स्मॉल क्यू है, देन अदर चार्ज should have value Q माइनस क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, इसी को तो बांटना है। अगर इसमें से एक क्यू हो गया तो दूसरा को कैपिटल क्यू माइनस क्यू होना ही होगा। अब मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन क्या है? कोई भी फंक्शन को मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो तो उसको करते हैं डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, उसका डिफरेंशिएट फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो हम यहां भी कुछ ऐसे ही करेंगे। फिर बच्चों उसको सेकंड डेरिवेटिव किया जाता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव उस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ जाता है तो वो मैक्सिमा कहलाता है, पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा कहलाता है। यही है मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफिकेशन कर लेगा। पहले तो आप फोर्स लिखें कि ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, तो ये होगा Q कैपिटल Q माइनस Q और K कांस्टेंट अपॉन R स्क्वायर, ऐसा ये फोर्स हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन में ये तो फोर्स हुआ, इसको ये तो फोर्स हो गया। फॉर मैक्सिमम dF अपॉन dQ बराबर 0, d अपॉन dQ K Q कैपिटल Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशिएशन हमने कर रहे हैं कि d दैट बटा dQ, तो जो चार्ज इसमें वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। जैसे यहां पर वेरिएबल क्या है? स्मॉल क्यू। यहां पर वेरिएबल स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल क्यू जो आप चार्ज लिए हो, स्मॉल क्यू जो उसको सब डिवाइड करनी है, मतलब उसको भागों में बांटना है, तो वो वेरिएबल हो गया। क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी? मान लो 100 कूलम का चार्ज लिया तो आप कहेंगे स्मॉल क्यू 25 हो जाए और दूसरा वाला 75 हो जाए, तो स्मॉल क्यू वेरिएबल है। या 100 को ऐसे भी तो बांट सकते थे, 50-50 हो जाए, तो ये वेरिएबल हो गया। इसलिए जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो ये डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब K को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बटा R स्क्वायर, D अपॉन dQ Q माइनस Q मस्ट इक्वल टू 0। कांस्टेंट K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, R तो बदल नहीं रहा है, वो तो फिक्स है, केवल चार्ज को बार बार बदल कर देखना है।
तो इसलिए आप लिख सकते हैं d अपॉन डी क्यू, क्यू कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा। और फिर बच्चों d अपॉन टी क्यू, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको तो इतना पता ही होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये 2x होता है। d अपॉन डी एक्स करेंगे x का तो 1 हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ये डिफरेंशिएशन का तरीका है। तो यहां x जो है उसके जगह पर यहां पर q है, तो इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, d अपॉन डी क्यू, क्यू माइनस d अपॉन डी क्यू, क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप q को बाहर, कैपिटल Q कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए। कैपिटल Q d अपॉन डी क्यू, क्यू माइनस d अपॉन डी क्यू, क्यू स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर अब तो अभी आपको बताया x का होगा 1, वैसे ही यहां डी क्यू बाई डी क्यू का हो गया 1, तो ये हो गया q इंटू 1, इसका 1 हो गया, माइनस अभी बता एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, पहले से आप जानते हैं, क्योंकि मेन फॉर्मूला ये है जो हम 11th भी बता चुके हैं, n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये 2q मस्ट बी इक्वल टू 0। Therefore q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। एक बात तो ये हो गया बच्चों कि q का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 हो गया। फिर इसको हम लोग वास्तव में दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो डिफरेंशिएट करके आया वो कितना आया, ये आ गया। ये जो हमको डिफरेंशिएट करने के बाद एक बार जो आया df बटा डी क्यू, जिसको हम इक्वल टू 0 किए हुए थे, उसकी वैल्यू आई q माइनस 2q, ये वाला। इसको 0 किया था ना, q का वैल्यू निकल गया, तो ये हमारा आया है df बटा डी क्यू। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा लिखने का तरीका ये होता है d2f बटा डी क्यू स्क्वायर। मैथ में आप सीखेंगे ये सब, हम भी बताया है, लेकिन मैथ में भी सीखेंगे आप। यहाँ 2, यहाँ 2, 3 बार करना होता है तो यहाँ 3, यहाँ 3, 4 तो यहाँ 4, यहाँ 4, ऐसे। अब q क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, ये भी डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dx, c का डिफरेंशिएशन 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। तो ये q कांस्टेंट हो गया, तो इसको 0 लिख दीजिए। अब माइनस क्या हो गया 2q, यानी माइनस 2q का q का हो गया 1, तो ये हो गया ये माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। और जब d2f बटा डी क्यू स्क्वायर लेस देन 0 होगा, चूंकि माइनस 2 है, तो आप इसको मैक्सिमा कह सकते हैं। इसलिए q का वैल्यू जब कैपिटल Q बाई 2 लेंगे, उस समय ये मैक्सिमम वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर बच्चों ये ग्रेटर देन आ जाता तो ये मिनिमम कहलाता। इसलिए यह प्रूफ हुआ कि एक चार्ज Q बाई 2 होना चाहिए, एक चार्ज Q बाई 2 होना चाहिए। और जब एक चार्ज Q बाई 2 हो जाएगा तो दूसरा चार्ज भी ऑटोमेटिक Q बाई 2 हो जाएगा। जब एक चार्ज Q बाई 2 हो जाएगा तो दूसरा चार्ज भी Q बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू थी वो क्या था, पहला तो Q था और दूसरा क्या था कैपिटल Q माइनस Q। तो Q का वैल्यू आया है Q बाई 2, तो दूसरा का क्या होगा कैपिटल Q बाई कैपिटल Q बाई 2। दिस इंप्लाइज Q बाई 2 एंड Q बाई 2। तो ये चार्ज 50-50 में बांटा जाएगा।
जब भी दो चार्ज की प्रोडक्ट की बात करें, जिसमें कि जब भी दो चार्ज की प्रोडक्ट की बात करें, जिसमें कि कूलम्ब्स लॉ में प्रोडक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मास का प्रोडक्ट है। अगर हम कहते कि 100 केजी के मास को दो भाग में बांटें ताकि उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, तो आप याद रखना 50-50 होता। याद रख सकते हैं ब्रिटानिया 50-50। अगर आप 100 कूलम्ब चार्ज को दो भाग में बांटने की बात करेंगे ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो भी आप 50-50 कूलम्ब ले सकते हैं। दोनों का 50-50 हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखा Q/2 हमारा सवाल यही था कि कैपिटल क्यू को दो भागों में किस तरह से बांटे, कैपिटल क्यू को दो भागों में किस तरह से बांटे कि उसके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो आंसर है Q/2। तो ये था बच्चों आपको चौथा सवाल। मैं धीरे धीरे सवाल का, हालांकि सबसे फर्स्ट टाइप का सवाल है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट, फिर भी आप देखें कि पहला सवाल तो नहीं, दूसरा सवाल भी नहीं, पर तीसरा सवाल में मैंने कुछ टिपिकली कर दिया, उसको चार्ज छुपा करके, चार्ज को हिडन करके। और चौथा जो देख रहे हैं आप, चौथा टाइप जो है, चौथा सवाल सॉरी, उसमें मैक्सिमम के कंडीशन ला करके सवाल को टफ कर दिया गया। तो इस तरह से सवाल को दो तरीके से टफ कर दिया गया, मैक्सिमा का कंडीशन ला करके और मिनिमा का कंडीशन ला करके। ये दो तरीके से सवाल को टफ किया गया। अब इस टाइप का सबसे लास्ट सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। ये क्वेश्चन 5 है। फाइंड the ratio of force acting between proton and electron. Find the ratio of force acting between proton and electron. Find the ratio of electric force and gravitational force. ये लिख लीजिए, find the ratio of electric force and gravitational force acting between proton and electron. ये सवाल है। Find the ratio of electric force and gravitational force acting between proton and electron. ये सवाल है। यहां पर बीच में मिसिंग हो गया तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो पहले आप इसका सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला 9 × 10 के पावर 9 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, P स्टैंड फॉर प्रोटॉन, अपॉन R²। इन एयर भी लिख सकते हैं, इसको हवा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर नहीं भी ऐसा हवा लिखेंगे तो मीडियम भी कर देंगे, तो रेशियो है। तो ये हो गया। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, 9 × 10 के पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, अपॉन, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस r का वैल्यू कितना होगा, तो r को r ही रहने दीजिए, नहीं मालूम, ये हवा में लिख दिया। इसको F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दीजिए, और अब F ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालिए।
इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणे 10 के पावर 9, सॉरी 6.67 गुणे 10 के पावर -11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वल कीजिए 6.67 10 के पावर -11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 के पावर -31 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इन्हीं का रेशियो निकालना है इस सवाल में। तो अब हम इसको बिठा देते हैं और उसके बाद इसके वैल्यू रेशियो ले लीजिए। एफ ई एफ जी 9 गुणे 10 के पावर 9 1.6 गुणे 10 के पावर -19 1.6 गुणे 10 के पावर -19 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 6.67 10 to the power -11 9.1 गुणे 10 के पावर -31 1.67 गुणे 10 के पावर 27 अपॉन आर स्क्वायर। ये कट जाएगा। और तब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा एफ ई बटा एफ जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1.6 गुणे 10 के पावर -19 1.6 गुणे 10 के पावर -19 अपॉन 6.67 गुणे 10 के पावर -11 9.1 गुणे 10 के पावर -31 1.67 गुणे 10 के पावर -27। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर 39 के आसपास आता है। तो ये रेशियो बहुत बड़ा रेशियो है। ये सवाल देने का मेरा बस एक मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रांग है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस question signify that Fe is much greater than Fg। तो ये फर्स्ट आपका सवाल था जिसको आज हमने आपके सामने डिस्कस किया। अगले दिन सेकेंड थर्ड टाइप्स करवाने वाले हैं, फोर्थ फिफ्थ 5 टाइप के सवाल हमें करवानी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सवाल